और ध्यान से समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो बेसिक स्टार्टिंग है वो जाता है फैराडेज को, कि फैराडेज के बारे में बहुत ही फेमस एक कहानी है, वो स्टोरी है। जैसे न्यूटन की जो एप्पल वाली स्टोरी है, अब किसको पता है कि सच में एप्पल गिरा था या कुछ और गिरा था, बट थोड़ा सा स्टोरी अच्छा लगे उसमें सब ऐड कर दिया जाता है। वैसे फैराडे के बारे में स्टोरी थी कि फैराडे क्या है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि किसी भी लूप से, कोई भी लूप है उस लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इस लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है अगर, या बोलते हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी, बट उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मान लो हम कोई मैग्नेट को लेके मूव कराते हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये एक लूप है, तो अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन लूप एंड मैग्नेट, तो अगर रिलेटिव मोशन होता है तो इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के ऊपर चेंज होता है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर का। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के को यूज करके जो जनरेटर है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। तो इसको डिस्कवर किया था फैराडे ने। फैराडे के बारे में ये था कि बहुत दिन से जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, यहाँ पे वो गैलोनोमीटर वैलोनोमीटर लगा के बैठा हुआ था और उसको कुछ मिल नहीं रहा था। यहाँ पे ये मान लो ये थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे हम ये वायर कनेक्ट कर सकें, तो उसको जो है कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा था, बार बार मैग्नेट आगे पीछे कर रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। फिर क्या किया, सडनली उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, इस मैग्नेट को इस लूप के ऊपर फेंक दिया। जैसे फेंका उसको तुरंत जो है इसमें से डिफ्लेक्शन दिख गया और यूरेका मोमेंट उसके लाइफ में आ गया। तो फैराडे ने सीधे सीधे कहा था कि फैराडेज लॉ जो है उसने उस बेसिस पे उसने फैराडेज लॉ फॉर्मुलेट किया। तो फैराडेज लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ उसका है कि whenever magnetic flux whenever magnetic flux associated with any loop changes लूप का मतलब है कि कुछ ना कुछ फाइनाइट एरिया इंक्लोज करता होगा। वो लूप का मतलब क्या है, क्या ये एक लूप है? ये लूप नहीं है। तो कोई भी अगर लूप होगा किसी भी शेप का होगा, तो वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी लूप चेंजेस, और दूसरा तरीका है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कट बाय एनी कंडक्टर मतलब प्लास्टिक, वुड, ये सब से नहीं, कि whenever magnetic field lines are cut by any conductor, an EMF is induced or a potential difference is generated, and if loop is closed then a current also flows in the loop and that current is called induced current. That current is known as induced current. जो करंट फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो मैकेनिज्म हैं इसके, कि फैराडे का जो सिंपल स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी भी लूप से एसोसिएटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई भी कंडक्टर मूव करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें मान लो किसी ने किसी कंडक्टर को ऐसे फेंक दिया, कोई कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसा फैराडे ने कहा था। तो यहाँ पे हमारे
ईएमएफ इंड्यूस होने के दो तरीके हैं। एक है कि लूप का फ्लक्स चेंज होना, दूसरा किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर का मूव करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कीवर्ड कि कंडक्टर मूव करेगा तो उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और अगर लूप क्लोज्ड है तो उसमें एक करंट भी फ्लो होगी। ये तो उन्होंने बता दिया कि कब ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसा कि उनका एक्सपेरिमेंट था कि मैग्नेट उन्होंने फेंक दिया तो उसमें जो है एक करंट फ्लो हुई जो कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा दी, जिसकी वजह से हमें डिफ्लेक्शन मिल गया। दूसरा उन्होंने बताया जिसको हम बोलते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ ने उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड बताया E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to minus of d phi by dt. Phi is called magnetic flux. Phi is magnetic flux and E is the induced EMF. Negative sign indicates that induced EMF always opposes the flux change. ये जो है डी फाई जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द फ्लक्स चेंज। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, फ्लक्स चेंज का। फ्लक्स चेंज दोनों हो सकता है। फ्लक्स अगर इंक्रीज करता है तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा जिससे कि फ्लक्स डिक्रीज करे, और फ्लक्स चेंज अगर डिक्रीज करता है, फ्लक्स डिक्रीज करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे होगा कि वो फ्लक्स को बढ़ाए। मतलब फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाना चाहेगा, फ्लक्स अगर घट रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाना चाहेगा। ये यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है ये नेगेटिव। नेगेटिव ये बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लक्स चेंज। जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दो हमारे दो लॉज हैं फैराडे के, कि पहला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, दूसरा है कंडक्टर के मूव करने से, और उस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो ये माइनस को हम हटा देंगे, डायरेक्शन हम अपने कॉमन सेंस से लिखेंगे, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्शन हम खुद से दिखा लेंगे और उसके बाद ईएमएफ को प्रॉपरली डिनोट कर देंगे। तो इसको हम मैग्नीट्यूड से, मॉड से डिनोट कर देते हैं। तो इसमें पहले ये ईएमएफ फाइंड करने से पहले हम चले जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पे। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये होता था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, कई बार इसको ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो फाई भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या है, कोई भी एरिया है, ऐसा कोई छोटा सा एरिया है, इस एरिया का जो है कोई एरिया वेक्टर होगा किधर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये बताया था कि एरिया दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है ओपन एरिया, एक होता है क्लोज एरिया। तो ये किस टाइप का एरिया है? ये है ओपन एरिया। ओपन एरिया क्या होता है? ओपन एरिया कोई भी प्लेट टाइप का होता है। ओपन एरिया मतलब प्लेट लाइक प्लेट। क्लोज्ड एरिया मतलब, क्लोज्ड एरिया का मतलब क्या हुआ, कोई भी वॉल्यूम इनक्लोज करना चाहिए, कोई स्फीयर है, कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है। तो क्लोज्ड एरिया का मतलब वो एरिया दैट इनक्लोजेस सम फाइनाइट वॉल्यूम। ओपन एरिया मतलब प्लेट टाइप का एरिया जिसमें कुछ वॉल्यूम इनक्लोज ना हो। तो ओपन एरिया का कौन सा एरिया वेक्टर पॉजिटिव होता है? आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव। क्लोज्ड एरिया का, ओपन एरिया का कौन सा एरिया वेक्टर पॉजिटिव होगा? कोई भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं, अपवर्ड भी पॉजिटिव ले सकते हैं, डाउनवर्ड भी पॉजिटिव ले सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन में जो ले लिया उसी के साथ स्टिक करना है। तो हम देख लेते हैं कि ये मान लिया छोटा सा एरिया है, इसका जो है एरिया वेक्टर यहाँ से डिनोट कर दिया, डी एस वेक्टर है, डी एस इसका वेक्टर है। और इस एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, और ये है फाई, फाई नहीं, इसको जो है थीटा बोल देंगे, ये है थीटा। तो जो इस स्मॉल एरिया के थ्रू डी फाई होगा, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। सिंपल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था वैसे यहाँ पे था, बी डॉट डी एस। तब कुछ चीजें यहाँ पे तुम्हें विजुलाइज करनी होंगी कि अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट डी एस। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? एक हम यूज करते हैं वेबर, वेबर जो है वो फ्लक्स की यूनिट है। दूसरा यहाँ से लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, दोनों ही यूज होता है, दोनों एसआई यूनिट है।
तो डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। बी डॉट डी एस, अब यहाँ से हमारे दो टाइप के केसेस हैं कि अगर हमें नेट फ्लक्स फाइंड करना है तो नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दो केसेस बन जाएंगे। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया के हर पॉइंट पे सेम है तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। बी जो है सेम होगा हर पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो जाएगा टोटल एरिया वेक्टर, तो टोटल एरिया वेक्टर इसको लिख लेंगे बी डॉट एस। ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट एस डायरेक्ट। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बता दो। नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा मैग्नेटिक फील्ड तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स बता दो। क्या सोलेनॉइड है, क्या टोरॉइड है? हाँ, ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक कोई भी वायर है, क्या वायर करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर लूप है, ये सारे नॉन यूनिफॉर्म के सोर्स हैं। तो ऐसे टाइप के सोर्स आएंगे तो हमें याद रखना है इंटीग्रेशन करना है। यूनिफॉर्म टाइप का आएगा तो हमें डायरेक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर ऐसा लिखना है तो फ्लक्स की एक प्रॉपर्टी बताया था कि फ्लक्स तो है क्या, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है। अब क्या स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है? यस, पॉजिटिव हो सकती है। कब फ्लक्स पॉजिटिव होगा? जब भी एरिया वेक्टर के साथ और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जो है वो कितना होगा, एक्यूट होगा। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फ्लक्स जीरो कब होगा? फ्लक्स जीरो कब होगा? फ्लक्स जीरो तब होगा जबकि थीटा 90 होगा। ये समझ पा रहे हो? बी डी एस कॉस थीटा डी फाई। कहीं तो भूल गए होंगे कि यहाँ पे कॉस थीटा भी है भाई। ये देखो, ये तो बी डॉट डी एस लिखा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री अगर होता है, थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स जीरो होता है। अब थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल किसके किसके बीच में है, एरिया वेक्टर और सरफेस के बीच में है। तो सरफेस एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड 90 का मतलब ऐसा। तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या समझोगे कि टेंजेंशियल जा रहा है उसके ऊपर से, उस एरिया के अंदर इंटरसेक्ट करता हुआ लाइंस नहीं जा रही हैं। ठीक है, तुम कई बार कंफ्यूज कर लोगे, थीटा 90 डिग्री का मतलब है कि ये एरिया के साथ 90 डिग्री, ये एंगल नहीं है। एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री नहीं है, एरिया वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री है। मतलब एरिया के क्या हुआ, टेंजेंशियल। तो जैसे ही कभी पे तुमने ये देखा कि एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब ये टेंजेंशियल जा रहा होगा, इसको टच करता हुआ जा रहा होगा। ये विजुलाइज करना है। फ्लक्स नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ऐसा होगा, एक्यूट ऑप्टिव्स एंगल होगा, तो ये जो है एरिया हो जाएगा। एरिया वेक्टर ऐसा हो गया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो ये जो हो जाएगा थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस जीरो हो सकता है। जीरो वाले केस को हमें मेंटली दिमाग में रखना चाहिए कि फ्लक्स जीरो होने का मतलब है लाइन एरिया को कट ही नहीं कर रही है, टच करता हुआ ऊपर से स्लिप करता हुआ जा रहा है, टेंजेंशियल जा रहा है, तो फ्लक्स हम जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंशियल जाएगा तो नो इंटरसेक्शन, फ्लक्स जीरो। फ्लक्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्यूट एंगल है, ऑप्टिव्स एंगल है, सॉरी एक्यूट एंगल है। नेगेटिव होने का मतलब है ऑप्टिव्स एंगल है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। बी डॉट डी एस यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन, स्केलर क्वांटिटी प्लस माइनस जीरो, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ केस में जो है मैं फ्लक्स पूछूंगा, तुम्हें आंसर जो है तुम्हें देना है, जितना जल्दी से जल्दी दे सकते हो। हाँ, 2-3 केसेस ड्रॉ करूंगा और पैरेलली बहुत आसान आसान केसेस हैं, जस्ट फार्मूला बेस्ड, तो फटाफट उनका आंसर देते जाना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? एरिया हमारा है 1 मीटर स्क्वायर, हमेशा ऑलवेज।
एरिया हम ले लेते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ले लेते हैं 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, 2-4 केसेस हैं, सब में सेम है। ये हमारा सरफेस है, और ऐसे जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और इस सरफेस के साथ इसका एंगल है 30 डिग्री। ये है ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पे ये जो है ऐसे है, सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, ये है ऑप्शन बी। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जो एरिया है वो एरिया है ऐसे, ये एरिया है ऐसे। ऐसे डोर टाइप से है, डोर जैसे डोर होता है ना, डोर खुला हुआ है यहाँ से, और ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, ये एंगल मान लिया कि 30 डिग्री है। ठीक है, ऐसे एक डोर है, सेम एरिया, एरिया का मैग्नीट्यूड 1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। अभी इधर जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये जो है एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया है, और ये यहाँ से जेड एक्सिस के साथ ये लाइन जो है वो 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये तीनों का आंसर जल्दी जल्दी बता दो। एक आंसर √3। एक आंसर हमें जो है बस इसमें छोटा सा बी डॉट टोटल। अब ये यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट सेम है, इंटीग्रेशन का कोई टेंशन नहीं लेना, ये बी डॉट एस बी एस। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल हमें किसके साथ देखना है, एरिया वेक्टर के साथ। हाँ, तो ये एंगल हमेशा देखना है प्लेन एरिया के साथ नहीं। 60 डिग्री √3, शाबाश, अच्छा ये तो मैं भूल ही गया। 1 1। हाँ शाबाश शाबाश, बस बस ऐसे ही लोगों से जो है कोरोना के टाइम में टेंशन देने का काम करते हैं। बी डॉट एस इंटू कॉस, कॉस 60 डिग्री, एंगल विथ नॉर्मल, तो ये एरिया है 1 2 इंटू 1 इंटू कॉस 60 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। So 1। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, अभी तो 1 आ ही जाएगा। प्रयंत, यही ऐसे ही होता है बस, लगता है कि हाँ ठीक है, सब तो आसान है, बस बेकार है सब। ये बताओ भाई, ये मैं ही बता दे रहा हूँ। 0। हाँ हाँ, ये तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आएगा। 0। एरिया हमेशा ध्यान रखना है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ, सरफेस के साथ नहीं। यहाँ पे बताना है, सी बता दो भाई, बहुत ज़्यादा बताने का शौक है, सी बताया जाए, सी जल्दी। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, सरफेस सी, एरिया जो है ऐसे परपेंडिकुलर टाइप से है। हम्म, 2 2 होगा। अच्छा यहाँ पे भी 1 होगा। ऐसे देखो, देखो आ, अब ऐसे विजुअलाइज करने में चलो ठीक है, बेटर ये है कि इसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो। 2 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लो हम टॉप से देखते हैं, वाई से देखते हैं, ऐसे नीचे, वाई से नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिख जाएगा ऐसा एक्स एक्सिस दिखेगी, ऐसा जेड एक्सिस दिखेगी, और और ये लाइन दिखेगी, ये लाइन दिखेगी, ये कितने डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब हमें एरिया वेक्टर बी डॉट एस करना है, तो एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल देखना है। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। कौन सा डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हम ले लेते हैं, हम मैग्नीट्यूड बताएंगे, प्लस में बताएंगे, पूछा हुआ है, या तो डिफाइंड है या तो प्लस बताएंगे। तो चलो यहां से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, ऐसे एरिया वेक्टर, हाँ ठीक है। और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये क्या 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, थोड़ा सा बस चेंज करना है भाई। ये देखो दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 होगा तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। समझ पाए नहीं, एरिया है ये
एरिया का नॉर्मल है ये। तो ऐसे ही देख लो, हमें बस एंगल चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है। तो ये हमारा है एक्सिस, ये है एरिया। टॉप से देख रहे हैं इसीलिए लाइन दिख रहा है, वो टॉप से देखेंगे, यहां से देख रहे हो इसलिए इस पॉइंट से हम देख रहे हैं तो हमें लाइन दिख रहा है, ऐसा है। ये एरिया इस तरीके से है, हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें लाइन दिख रहा है। तो अगर ये लाइन विजिबल है यहाँ पे, तो ये देखो इसका नॉर्मल हो जाएगा ऐसे, ये हुआ नॉर्मल। ये एंगल कितना है, ये 30, तो ये 60। क्या ये 90 है? हाँ, तो ये क्या 30 होगा? हाँ ठीक है, ये भी 30 होगा। यस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। और क्या ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई? हाँ। तो अभी थीटा हो गया 30 डिग्री। तो व्हाट विल बी फ्लक्स? तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट एस, मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉस 30। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा √3 वेबर। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? फ्लक्स कैलकुलेट करने में जल्दीबाजी नहीं दिखाना है, एरिया वेक्टर हमें हमेशा देख लेना है। आगे बात समझ में? कोई डाउट? सोच लो। अनन्या? Sir, bit number C. हाँ, ये हुआ ना। ये जो है, डाउट तो कईयों को हो रहा होगा, टॉप से देखने पे ये लाइन समझ में आ रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन समझ में आ रही है, ये है हमारा, ये लाइन क्या है? यही एरिया है जो ऐसे डोर टाइप से हम ऊपर से देख रहे हैं ऐसे। तो ये एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। तो यहां से देखो ये एंगल दिया हुआ है 30, तो ये टोटल 90, तो ये एंगल हो जाएगा 60, ये 60 और ये 90 है, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 30, ये 30 हुआ तो ये सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 30। क्या यही एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का? हाँ। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बस बी इंटू एस इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री पुट कर दिया, √3 वेबर आंसर आ गया। आई बात समझ में? अभी ठीक है? Yes, sir. चलो, तो ये तो हुआ फ्लक्स का कैलकुलेशन 3 सिंपल केसेस में। अब एक वेरिएबल वाला केस ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का हमारे पास बहुत ही फेमस तरीका है, करंट कैरिंग वायर। तो यहाँ से करंट कैरिंग वायर है, हम क्या कर लेते हैं कि तो आसान एक स्क्वायर फ्रेम ले लेते हैं ऐसे। अब ये स्क्वायर फ्रेम ले लिया और इसकी डिस्टेंस यहाँ से है a, स्क्वायर फ्रेम की लेंथ है l, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या ये चीज समझ में आ रही है कि ये म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे, म्यू नॉट बाई 2 पाई a इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा l स्क्वायर। क्या ये करेक्ट होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इंटू एरिया डायरेक्ट, बताओ भाई क्या ये करेक्ट होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट का लिखा है ना, ये करेक्ट हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्या करना होगा हमें यहाँ पे? ये अगर टोटल एरिया देखते हैं तो वायर से हर पॉइंट की डिस्टेंस देखो चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लेंगे, ये हुआ dx। अब इस dx एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा हम फाइंड कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है भाई? क्रॉस या डॉट? क्विक आंसर, क्रॉस या डॉट? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। यहाँ पे वायर को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो जाएगा। एरिया वेक्टर भी क्रॉस ले लेते हैं, एरिया वेक्टर किधर है? क्रॉस है। तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर भी क्रॉस हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर क्रॉस हो गया तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री।
अब इस एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स को हम लिख लेंगे डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, और ये हो जाएगा बी इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा डी फाई। अब डी फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वायर से एक्स डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इनटू स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया कितना होगा, ये स्मॉल एरिया हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा L इंटू डी एक्स। किसी को डाउट इसमें? नेट के लिए हमें इंटीग्रेट करना है, तो नेट के लिए इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लोअर लिमिट x की वैल्यू फ्रॉम a टू a प्लस एल। तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पे एल भी होगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा dx बाई एक्स। अब ये वही पुराना बेकार इंटीग्रेशन है जो बार बार आएगा, बहुत आएगा, बिल्कुल रट लेना इसको। क्या क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a। सेम होगा, जो 1/x का होगा वही ax प्लस बी का भी होगा। चेंज क्या हो जाएगा, बस x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, समझे। बस एक ही यही इंटीग्रेशन है जो पूरे चैप्टर में बार बार आता रहेगा, बार बार, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बार बार मिलेगी 1/x। तो इसको लिख लेंगे ln x। लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाएगा भाई, बताओ कोई। फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई ln x ln अपर लिमिट a प्लस एल माइनस लोअर लिमिट ln a बाई बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ln a बाई बी। तो फाइनल जो फ्लक्स है म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ln a प्लस एल डिवाइडेड बाई a। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें किसी को डाउट? नॉन यूनिफॉर्म में एक यही कैलकुलेशन है, बस यही कैलकुलेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हमने, उसको इंटीग्रेट कर लिया बस। दोनों टाइप के केसेस हमने देख लिए, यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म बोथ। यूनिफॉर्म में हमेशा ध्यान देना है एंगल का, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करने के ऊपर है, ऐसा फॉर्म कर लेंगे। एक क्वेश्चन और दूंगा, केवल बता दो, और बाकी जो है उसको जो है सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो अगर ऐसा होता, बताना है, केवल सोचना है, सोचना। अगर ऐसा होता, दो पैरेलल वायर होते और यहाँ पे लूप होता, मान लिया ये ए होता, ये भी ए होता, और ये भी ए होता। तो एलिमेंट तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो। क्या भी बताओ, क्या करना पड़ेगा इसमें? जीरो? सर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और करंट इक्वल होगा दोनों में। हाँ, करंट इक्वल है, बताओ सर जीरो हो जाएगा। जीरो क्लिक कर रहा है। बताओ भाई, अगर यहाँ पे सोच पाते हो कि जैसे मान लो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मान लो हमें कैलकुलेट भी करना पड़ा, तो ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। तो इसीलिए क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन रखोगे तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जैसे 2-3 लोगों को क्लिक कर गया कि जीरो हो जाएगा, कैसे?
अब ये सेम टाइप के वायर हैं, सेम टाइप के वायर में हमें पता है कि मिडिल में जो है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो जाएगी और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी, मतलब अपोज करेंगे एक दूसरे को। अगर अपोज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एग्जैक्टली मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट और क्रॉस कैंसिल आउट कर रहे हैं, इधर कौन स्ट्रांग है, इधर डॉट स्ट्रांग है, इधर कौन स्ट्रांग है, क्रॉस स्ट्रांग है। तो अगर इस साइड हम आते हैं तो डॉट मैग्नीट्यूड होगा, यहां से जितना इस एलिमेंट का हमें फ्लक्स मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें उतना ही फ्लक्स इस एलिमेंट का मिलेगा, बस दोनों का साइन अपोजिट होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तो एक ही लेंगे। अगर मान लो हम एरिया वेक्टर ले लेते हैं, एरिया वेक्टर ले लेते हैं क्रॉस, अगर एरिया वेक्टर क्रॉस है तो यहां से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव फ्लक्स। मान लिया पॉजिटिव फ्लक्स यहां से +2 मिल गया, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा -2। एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी, सेम एरिया होगा। इसी तरीके से हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सेम मिलेगा। तो जितना इस हाफ से पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा उतना ही इस हाफ से नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा, और दोनों कैंसिल आउट होके फ्लक्स क्या हो जाएंगे, 0। समझे? तो इसीलिए बोल रहा हूँ डरा मत करो, कि मतलब जो लोग दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे वो विजुलाइज कर पा रहे थे तुरंत कि फ्लक्स 0 हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो फिर हमें कैलकुलेट करने के बाद समझ में आएगा, और कैलकुलेशन में जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ गए प्रतीक? यस सर। तो ऐसा जो है सिमेट्रिकल कोई केस होगा तो वहां से हम बिना इंटीग्रेशन के भी डायरेक्शन देख के, प्लस माइनस का देख के सोच के बता सकते हैं इसको। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने के तरीके कौन कौन से होंगे। तो उसके लिए है हमारे पास एक, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ, तो ये है, पहले हम लेंज लॉ देख लेते हैं डायरेक्शन के लिए। तो व्हाट इज लेंजेस लॉ? तो ये है लेंजेस लॉ। इसका यूज हम सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए करते हैं। ये क्या बोलते हैं, इनका कहना यह है कि ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे, इसका जो है मैं नोट्स दे दूंगा यहाँ पे, तुम लोग को ग्रुप पे आज शेयर कर दूंगा। ईएमएफ किसी भी लूप में, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे, इज इंड्यूस्ड, EMF will be induced in such a way so that it can oppose the cause which has produced. EMF will induced in such a way so that it can oppose in such a way so that it can oppose the cause which has produced it, और ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है वो समझ में आएगा, अभी वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, हम इसको बस ऑब्जर्व करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे लेंजेस लॉ वैलिड है, लेंज लॉ वैलिड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और इनका कहना यह है कि ईएमएफ हमेशा ऐसा इंड्यूस होगा सो दैट कि ये हमेशा कॉज का अपोज कर सके। बात वही जो फैराडे ने कहा था कि जो फ्लक्स चेंज होगा और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दोनों अपोजिट होंगे, और इसी चीज को लेंज ने भी कहा कि ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा सो दैट कि ये कॉज का अपोज कर सके। आई बात समझ में? तो ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और